Now we have an important topic, that is internal energy. Write down. Internal energy is the sum of total kinetic energy and potential energy of molecules due to their random motion. Internal energy is the sum of kinetic energy and potential energy. देखो एक बात अच्छी तरह से समझें कि जब आप गैस को, लिक्विड को या सॉलिड को हीट करेंगे या कूल करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स की या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। हमने अब ये देखना है कि कब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा और कब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, अब इसमें ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, kinetic energy of molecules depends upon temperature. As temperature increases, as temperature of molecules increases, comma, speed of molecules increases, and so kinetic energy increases. Kinetic energy of gases, इस सिंबल का मतलब क्या है? Yes, kinetic energy of gases is greater than kinetic energy of liquids is greater than kinetic energy of solids. सुनो, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनो। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल्स फास्ट होंगे किसी भी सिनेरियो में, किसी भी वजह से, वो वजह या रीज़न आपको थोड़ी देर में खुद पता चलेगा। अगर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बिटवीन स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, और अगर मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो फिर आज के बाद याद रखना कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ये की वर्ड है बेटा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट पर आए तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स depends upon the separation between molecules.
separation between the molecules. It means potential energy increases when empty spaces between molecules increases. And molecules move apart from each other. इसका मतलब फिर ये बताओ, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स में जितनी स्पेसेस बढ़ेंगी, जितने गैप्स ज़्यादा होंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। नाउ टेल मी, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा स्पेसेस, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन potential energy of liquids is greater than potential energy of solids. ये सेम पॉइंट है लाइक काइनेटिक एनर्जी वाला, मगर एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर की पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जितनी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस ज़्यादा होंगी, उतना मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अब 2 पॉइंट्स हैं, आगे जितने क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आएंगे उसमें ध्यान में रखना ये बात। अगर वो आपसे कहेगा कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ रही है, तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? ये यू हैव टू लर्न दिस। अगर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ रही है तो कौन सी एनर्जी? और अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो कौन सी एनर्जी? रिमेंबर दिस। अगर स्पीड बढ़ेगी, ये बार बार बता रहा हूँ, स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से, टेम्परेचर का ताल्लुक स्पीड से। याद रखना, स्पीड, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक मॉलिक्यूल्स के स्पेसेस है, स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जितनी स्पेसेस बढ़ेंगी उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल्स के बिटवीन स्पेसेस जितनी कम होंगी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। यस, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हीटिंग प्रोसेस। हीटिंग प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहले एक सॉलिड आइस ली। एक बात याद रखें कि सॉलिड आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो होता है। फ्रीज़र से आपने आइस क्यूब निकाला, और आइस क्यूब निकालने के बाद अपने हाथ पे रखा, जैसे ही आपने हाथ पे रखा वैसे ही वो मेल्ट होना नहीं शुरू होगा। सोचो ज़रा, कोई आइस लॉली, जेट स्पॉट वगैरह का जैसे ही आप रैपर हटाते हैं वो फ़ौरन मेल्ट होना नहीं शुरू होती। जेट स्पॉट के ऊपर या कोई भी इस तरह से आइसक्रीम जो लॉली है उसके ऊपर से अगर आप रैपर हटाएंगे तो सबसे पहले उसके ऊपर से वेपर्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त वो सॉलिड आइस है तो सॉलिड आइस का टेम्परेचर रिमेंबर बिलो 0 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे पास आइस है -110 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास बहुत सारे आइस क्यूब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो सारे आइस क्यूब्स फ्रीज़र से निकाल के, एक पूरे ट्रे में फ्रीज़र से निकाल के मैंने उसको एक सॉसपैन के ऊपर डाला, और सॉसपैन के ऊपर रखने के बाद मैंने उसको स्टोव के ऊपर रख दिया, चूल्हे के ऊपर। राइट नाउ व्हेन आई प्लेस
that ice on the saucepan, and when that saucepan is heated, then the temperature of ice increases. पहले टेम्परेचर आइस का इंक्रीज होगा और आइस का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -110 नहीं, -10 डिग्री सेल्सियस से फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस होगा. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. अब मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट पर जब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, इस पॉइंट पर आइस अब क्या होगी? अब ये आइस मेल्ट होना शुरू होगी. जिस वक्त तक आइस मेल्ट होगी उस वक्त तक ये आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप आइस क्यूब को हीट करना शुरू कर दो, साथ में थर्मामीटर लगा दो. अगर आपके पास जितनी भी आइस है वो 80% मेल्ट हो जाए, 90% मेल्ट हो जाए, मगर अगर उस पर थोड़ा सा भी आइस का पीस है तो टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. जब आइस मेल्ट होती है, यानी जब सॉलिड मेल्ट होती है, तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. बट रिमेंबर कि मेल्टिंग में टेम्परेचर चेंज नहीं होता. मेल्टिंग में सिर्फ स्टेट चेंज होती है. इसी को हमने डिटेल में आगे डिस्कस करना है, अभी बताऊंगा इसको. फिर इसके बाद जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब इसके बाद फर्दर अगर आप हीट करेंगे तो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होके वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी ये वाटर रहेगा. अब ये 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल ऐसे है जैसे बॉइलिंग वाटर. 100 डिग्री सेल्सियस उबलता हुआ पानी. अब जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पर आप हीट देते रहेंगे, जब तक हीट देते रहेंगे, वो वाटर जो पहले आइस सा पानी बन गया, अब पानी 100 डिग्री पहुंचकर बॉयल होना शुरू हो जाएगा. तो मुझे बताओ, आहिस्ता आहिस्ता बॉयल जब हो रहा होगा तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा. जितनी ड्यूरेशन में वाटर एवेपोरेट होता रहेगा, यानी कि बॉयल होता रहेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होता रहेगा, तो ये स्टीम में कन्वर्ट होगा. मगर स्टीम में भी जब कन्वर्ट होगा तो उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा. इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं फिजिक्स में, बताना क्या नाम है इसका? दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग. दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग. और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम का टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होगा, तो ये स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से फॉर एग्जांपल 115 डिग्री सेल्सियस, तो जो आइस क्यूब थे आखिर में पहुंचकर वो स्टीम में कन्वर्ट हो गए. मगर इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में दो चीज़ें हो रही हैं. या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या फिर एक दो जगह ऐसी हैं कि जहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बल्कि स्टेट चेंज हो रही है. लिसन, या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर स्टेट चेंज हो रही है. रिमेंबर, या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है या स्टेट चेंज हो रही है. जिस वक्त मेल्टिंग हो रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बल्कि क्या चेंज हो रही है? स्टेट, सॉलिड से लिक्विड. और जिस वक्त बॉइलिंग हो रही है उस वक्त भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बल्कि क्या चेंज हो रही है? स्टेट. इस प्रोसेस को हम हीटिंग प्रोसेस कहते हैं. अब यहां पर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में आपसे पूछूंगा. तो मुझे एक बात ये बताओ कि जिस वक्त आइस -10 डिग्री सेल्सियस है और -10 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री सेल्सियस हो रही है, तो मुझे बताएं यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? आप कहेंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. अब मुझे बताओ 0 डिग्री से दोबारा 0 डिग्री जब मेल्टिंग हो रही है
यानी स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पर कौन सी एनर्जी? अब आप कहेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अब ये वाटर का टेम्परेचर, जो ठंडा पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको आपने गर्म करना शुरू कर दिया और वो बॉइलिंग वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो जिस वक्त 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो राइज इन टेम्परेचर पर कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी? अब आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जिस वक्त 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस वक्त अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बल्कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब कौन सी एनर्जी चेंज होगी? आप कहेंगे दोबारा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। और जब स्टीम का टेम्परेचर 100 से 115 फॉर एग्जांपल इंक्रीज होगा, अब कौन सी एनर्जी चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। यहाँ पर वो आपसे कहेगा कि मुझे यहाँ पर बताएं, एक्सप्लेन करें व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग। मेल्टिंग में हो क्या रहा है? तुम हीट भी कर रहे हो, और से सुनना, क्वेश्चन वो आपसे करेगा कि व्हेन यू आर हीटिंग देन एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग, या व्हाई इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज। अब मुझे बताओ, मेल्ट किसको करेंगे? लिक्विड को या सॉलिड को? कौन मेल्ट होगा? है ना। मेल्टिंग में आप लिखेंगे, राइट डाउन, ड्यूरिंग मेल्टिंग कॉमा solid molecules gain thermal energy to break the bonds gain thermal energy to break the bonds between them and molecules move apart so their potential energy increases. But temperature remains constant. So kinetic energy is constant. याद रखें, की वर्ड है मेल्टिंग का बॉन्ड्स का ब्रेक होना, ब्रेक द बॉन्ड्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट एंड देयर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ये की पॉइंट है मेल्टिंग में। मेल्टिंग में बॉन्ड्स, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और मॉलिक्यूल स्लाइटली एक दूसरे से दूर होते हैं, और जैसे ही मॉलिक्यूल स्लाइटली एक दूसरे से दूर होते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही थोड़ी थोड़ी स्पेसेस बनेंगी उनके बीच में, दैट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। अब ये लिक्विड जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे करेगा कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग बॉइलिंग। व्हाई टेम्परेचर डज नॉट चेंज even when heat is supplied? Why temperature does not change when even heat is supplied? बॉइलिंग में लिखेंगे। अच्छा, बॉयल कौन होगा? गैस बॉयल होगी, सॉलिड बॉयल होगा, या लिक्विड बॉयल होगा? वेरी गुड, लिखिएगा।
liquid molecules gain thermal energy during boiling. And their bonding further weaken so that molecules move very far from each other. And potential energy increases. And they convert into gas but temperature remains constant and kinetic energy is also constant. Kinetic energy is also constant. This is called heating process. अब सुने, हीटिंग से रिवर्स कूलिंग है. When we talk about cooling process, तो कूलिंग प्रोसेस में हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि लेट्स से मैंने स्टीम ली और स्टीम का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस था फॉर एग्जांपल. मैंने इस स्टीम को फ्रीज़र के अंदर प्लेस किया. ये स्टीम है, मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर रखा. फ्रीज़र के अंदर रख के सबसे पहले उसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 110 से 100 डिग्री. क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हुए. फिर इसके बाद 100 डिग्री में स्टेट चेंज हो रही है, और जब बेटा स्टेट चेंज हुई तो आप कहेंगे यहाँ पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है. इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बिटवीन सेपरेशन कम हो रही हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज हो रहे हैं. और अगर मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज हो रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. थोड़ी देर के बाद तुमने फ्रीज़र में ये देखा कि वो जो स्टीम थी वो नीचे ज़मीन पे बैठ के लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. उस स्टीम से स्टीम लिक्विफाई हो गई और नीचे बेस में वाटर बैठ गया. अब इस वाटर के टेम्परेचर को आपने डिक्रीज़ करना है फर्दर फ्रीज़र में. अब वाटर का टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज़ होगा, और वाटर का टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होगा 100 से 0 डिग्री सेल्सियस में, तो फिर दोबारा टेम्परेचर डिक्रीज़, यानी कि फिर दोबारा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़. और अगर बेटा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ है तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर अब ये वाटर फ्रीजिंग पर पहुंच गया. इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? फ्रीजिंग. और फ्रीजिंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस पे, मगर जब कन्वर्ट होगा आइस पे तो टेम्परेचर रिमेन सेम. ये बात हम कंटिन्यू डिस्कशन में पढ़ चुके हैं. ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि जब स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर सेम रहेगा. रिमेंबर, या तो स्टेट चेंज होगी या टेम्परेचर चेंज होगा. अगर स्टेट चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, और अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा. ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ. लिसन, इसका मतलब ये कि जब 0 डिग्री पे आइस फ्रीज़ होना शुरू होगी तो यहाँ पर अब फिर दोबारा सेपरेशन
between the molecules decreases, so potential energy decreases. And then अब आइस का टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होगा माइनस में, फॉर एग्जाम्पल -10 या -15 डिग्री सेल्सियस. तो अब आप कहेंगे फिर दोबारा यहाँ से यहाँ टेम्परेचर फॉल कर रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. ये पूरा जो प्रोसेस है, इसमें एक बात का दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें कि दो प्रोसेसेस हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी. दो चीज़ें एक वक्त में नहीं हो सकते. या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी. राइट. हीटिंग या कूलिंग बेटा दोनों में या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा. ये आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आपको विद रेस्पेक्ट टू, देखो ये बात याद रखना, हमेशा वो विद रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स पूछेगा. तो तुमने एक्सप्लेन भी मॉलिक्यूल्स को करना है कि मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या होगा. एक्सप्लेन विद द आइडिया ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड व्हेन इट फ्रीजेस. तो हमने कहा कि फ्रीजिंग वाला प्रोसेस, तो मैं ऊपर बताया फ्रीजिंग वाला प्रोसेस ये था. वाटर मॉलिक्यूल्स जब फ्रीज होते हैं तो उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सेपरेशन डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है. इट मीन्स जब मॉलिक्यूल्स को आप फ्रीज करेंगे तो फ्रीज हमेशा लिक्विड होगा. जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रीज होंगे तो बेटा थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी. मॉलिक्यूल्स मूव क्लोजर, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग अकर एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है तो इसलिए ये बात याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी एंड देयरफॉर टेम्परेचर आल्सो रिमेन कांस्टेंट. बिल्कुल इसी तरह से इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ी सी चेंज करूं तो मुझे बताओ. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा, राइट डाउन, एक्सप्लेन विद द आइडिया ऑफ मॉलिक्यूल्स explain with the idea of molecules what happens during condensation. ब्रैकेट में लिख लें कंडेंसेशन मीन्स गैस टू लिक्विड. अब गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक फ्रीज़र में रखना पड़ेगा जब वो बेसिकली फ्रीज होगा. इट मीन्स लिखिएगा ड्यूरिंग कंडेंसेशन कॉमा, अब गैस है, स्टेटमेंट देखो सिमिलर ऊपर वाली रहेगी. गैस मॉलिक्यूल्स लूज थर्मल एनर्जी and molecules move closer to each other so that the bonding between the molecules form and their potential energy decreases and gas converts into liquid.
but the temperature is kept constant and hence kinetic energy is constant. This is a process of cooling down.